अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आजकल दिल्ली बुला रखा है और वहां यूपी के चुनाव की तैयारी की बैठक हो रही है। कारण क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मसला बहुत दिलचस्प है क्योंकि मीटिंग के भीतर कुछ बातें जो हुई हैं वो थोड़ी आश्चर्यजनक हैं। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आखिरकार उनको पूछा जाना शुरू हो गया है, उनकी पूछ शुरू हो गई है। कम से कम पार्टी नेतृत्व ने उनको तवज्जो देना तो शुरू किया। उत्तर प्रदेश के सांसदों को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें से अधिकांश की ये शिकायत रही कि पूरे कोरोना के काल के दौरान उनको पूछा नहीं गया और उनके क्षेत्र में असंख्य लोगों की मौतें हुई और उनकी कोई सुनवाई उत्तर प्रदेश की सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की। तमाम और जनता से जुड़े मसले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। जो प्रभावशाली सांसद हैं या इनमें से 16 जो मंत्री बन गए हैं, उनका तो ठीक है हिसाब किताब, लेकिन जो मंत्री नहीं बने हैं, बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं है, उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के समक्ष अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। जन समस्याओं का से जुड़ी हुई मसले उनको भी उतना ही परेशान करते हैं जो एक मेंबर ऑफ जो एमएलए को करते हैं। सांसद से सामान्य तौर पर अपेक्षा जनता की ज्यादा होती है। एमएलए से स्थानीय कार्यों की अपेक्षा होती है, सांसद से बड़े कार्यों की अपेक्षा होती है। सांसद एक बहुत ही अत्यंत प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि माना जाता है किसी भी जनपद में। और यह यकीन माने कि वो सांसद अगर अपने क्षेत्र में अपने समर्थक की मोटरसाइकिल भी न छुड़वा पाए, अपने समर्थक जिसको पुलिस पीट पीट कर बंद कर दे रही वो भी न छुड़वा पाए, तो सोचिए कि वो कितना कष्ट में होगा। अपनी टीम को लेकर उसके मन में किस प्रकार की परेशानियां होंगी। कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम पड़ जाएगी। अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सरकार में शिकायत की कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवा नहीं है, बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। इसको महसूस कौन करता है? वो जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच मौजूद है, जिसको जनता सीधे फोन करती है कि बताओ सांसद जी, जब हमारे लोग मर रहे थे तुम कहां थे? बताओ सांसद जी, जब हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के जान जा रही थी तुम कहां थे? बताओ सांसद जी कि बेड और इंजेक्शन हमारे लोगों को क्यों नहीं मिला, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, हमारे गांव की सड़क क्यों नहीं ठीक हो रही है, हमारे गांव की बिजली क्यों नहीं ठीक हो रही है, हमारे गांव में अस्पताल क्यों नहीं है, कोटेदार हमारा राशन चोरी कर रहा है, सड़कें हमारी बन नहीं रही हैं, पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमारे छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। ये सामान्य तौर पर शिकायतें हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैं। अफसोस की बात यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतनी सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि बहुमत की सरकारों में विधायकों का भी दबाव है, सांसदों का दबाव है, मंत्रियों की कोई सुनता नहीं है। सत्ता का जो केंद्रीकरण उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है दिल्ली मॉडल की तरह, उसने उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बड़े विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये मेरी पीड़ा नहीं है। मैंने बीजेपी के तमाम सांसदों से मैं संपर्क में रहता हूं, ये उन सबकी सामूहिक पीड़ा है जो मैंने बताई है। लेकिन यह पीड़ा वो मीटिंग में अपने नेताओं के समक्ष नहीं रख सकते। कल से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे जीता जाए, अब इनकी पूछ हुई है। जिनको 2 साल चिमटे से भी न छुआ गया हो, अब उनसे कहा जा रहा है कि आप चुनाव जिताइए, खुली जीप में घूमिए, जनता के बीच जाइए और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताइए। अब सांसद जी बेचारे परेशान हैं कि करें क्या, क्योंकि समर्थक कार्यकर्ता गुस्सा बैठे हैं। और यह भी कहा गया मीटिंग में कि नाराजगी दूर करिए कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता तो भरा बैठा हुआ है, वो तो सांसद जी के इंतजार में है, और वो ये बात पता है सांसद जी को, वो हमारे इंतजार में बैठा है, पर गए कि शुरू हो गए। तो इन मुश्किलों से कैसे निकला जाए, क्योंकि पार्टी ने तो कार्यक्रम बना दिया। अब सांसद जी जब क्षेत्र जाएंगे तो वहां जो चुनौतियां होंगी उनका सामना वो कैसे करेंगे, और ये बात वो पार्टी नेतृत्व को कह भी नहीं सकते। मसला अनुशासन का भी है, और मसला ये है कि ज्यादा बोलोगे अगली बार टिकट कट जाएगा। या अगर मंत्री बनने के, चेयरमैन वगैरह बनने के कुछ चांसेस हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे।
लिहाजा सहते रहो और बढ़ते रहो। इस मूल मंत्र को बीजेपी के सांसदों ने आत्मसात कर लिया है, अपने में समाहित कर लिया है। लेकिन क्या जनता के बीच का यह असंतोष, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सांसदों से संवादहीनता जो उत्तर प्रदेश की सरकार की रही है, क्या इसका कोई नुकसान होगा? और बीजेपी को क्या ये लग गया है कि सांसद बहुत ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इन सांसदों को 4 साल 4.5 साल की सरकार में इनकी तो सुनवाई हुई नहीं। डीएम एसपी तो इनका फ़ोन उठा ले, यही एहसान है सांसदों का। सीडीओ फ़ोन उठा ले, एहसानमंद। थानेदार की तो छोड़िए मत, तो विधायक जी की भी सुनने का पहले, फिर सांसद जी की बाद में सुनेगा। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने। आज की डिबेट दिलचस्प है, बहुत ही कारुणिक कहानियां हैं उत्तर प्रदेश के सांसदों की, जो जनता के बीच रहकर वो बेचारे झेल रहे हैं। मुझे सिंपैथी है ऐसे सांसदों से जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेल रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार का गुस्सा झेल रहे हैं, प्रशासन और शासन की उपेक्षा भी झेल रहे हैं। हमारे अगर अलग अलग समाज में पैदा हुए लोग हैं और वह आज भारत सरकार के मंत्री हैं और वह जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सांसद बने, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिनिस्टर बने हैं, अगर वह जनादेश से आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से 2022 के लिए एक बार फिर से लोगों को निवेदन करने के लिए जाते हैं, तो विपक्ष की छाती क्यों फट रही है? भर्ती हो रही है तो पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और थानों पे नियुक्ति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज की बात कर रहा हूं कि थाने पर पिछड़े दलित मारे जा रहे हैं, जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है, जाति पूछ करके पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और ये किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? अभी महंगाई चरम पे है, जनता त्राही त्राही कर रही है, और ये वोट मांगने जा रहे हैं। जाए गांव में तो बताएंगे गाँव वाले। आप कोई भी यात्रा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये पंचायत चुनाव में जब जनता के बीच बीजेपी गई थी तो पता चल गया। अब कोरोना में पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से लोग तड़पे हैं, चीख पुकार किए हैं, बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, बिना इलाज के मरे हैं, सड़कों पे मरे हैं। किस तरीके की तस्वीरें, उन तस्वीरों को बीजेपी के लोग कैसे झुठलाएंगे, ये देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन के लिए, चुनावी फायदे के लिए सारे काम करती है। रामलला से लेकर के आशीर्वाद यात्रा तक सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। आए तो, ले तो, करे तो ये यात्रा। सच बात यह है, गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में और डगर डगर में भारतीय जनता पार्टी का अकर्मण्यता का विरोध है। यकीन मानिए कि आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरे साथ सत्यदेव पचौरी जी मौजूद हैं, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पड़ोस में अजय मिश्रा टेनी को मंत्री बना दिया गया, लेकिन हमारे पचौरी जी को अभी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि बड़े सीनियर लीडर हैं। विनोद अग्निहोत्री देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार मुझे इस परिचर्चा में ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। पचौरी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला। आखिर ये 2 साल के बाद आप लोग की याद कैसे आ गई पार्टी की कि आपसे कहा जा रहा है कि सांसद जी किसी तरह चुनाव जिताइए? अब तक तो आप लोग की कोई पूछ नहीं थी, अचानक से इतनी इज्जत क्यों बख्शी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी सभी को महत्व देती है, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, सबका उपयोग किया जाता है समय समय पर जब आवश्यकता होती है। और हम लोग सब मिलजुल कर पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुँचें, तो सांसद विधायक की तो ले जाएंगे नीचे तक जी। तो इसीलिए आज याद आ गई है ऐसा मैं नहीं मानता। हम लोग तो इस पार्टी में पैदा हुए हैं, बड़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही पहुँचे हैं। इसीलिए एक सांसद के रूप में जब आप अपनी जनता की अपेक्षाओं को, अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है उस वक्त? हम भाई
पता नहीं कौन आपसे कह रहा है कि हम कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। हम जो चाहते हैं वो सरकार करती है, हम जो चाहते हैं वो संगठन करता है, और जनता ही के बीच में हम काम कर रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप कानपुर में आप कहीं भी गली कूचे में पूछ लीजिए जनता से कि जनता के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी, आपने कोरोना के दौरान एक पत्र लिखा था, वो पत्र बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है, कानपुर में बड़ी विपत्ति है, दवाएं और इंजेक्शन बेड का अभाव है। ऐसा आप ही ने लिखा था और उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा था। क्या जो कल मीटिंग हुई है उसमें आपने ये मुद्दा उठाया? सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, जो इतनी तेजी से आई कि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, और अधिकारी भी उस समय हम जैसा चाहते थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा था कि आप आइए, व्यवस्थाएं बनवाइए, क्योंकि जनता इस समय ये चीजें मांग रही, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो हमारे यहाँ तो खुला है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मैदान में निकल पड़े और मैं कहता हूँ जिले जिले गांव गांव गए, व्यवस्थाएं बनाई। तो कल जो बैठक हुई उसमें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया? सांसदों की क्या जिम्मेदारी तय की गई? हम लोग सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करते हैं। हम लोग मिलजुल कर जो चुनाव की तैयारियां हैं, बूथ स्तर से लेके ऊपर तक की सारी तैयारियों में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। कानपुर और लखनऊ के तमाम लोग कह रहे हैं कि पचौरी जी बहुत सीनियर हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, इनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। जी, हम लोग कोई मंत्री बनने के लिए राजनीति में काम नहीं करते भैया। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना के लिए काम करते हैं, और उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी मंत्री जी बनते काम तो कर ठीक रहे रहता हैं। ना। अब आपसे जूनियर लोग मंत्री बन गए तो मन में थोड़ा समर्थकों में टीस होती है मंत्री जी। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो भी तो कार्यकर्ता ही है जो बना है, कोई बाहर का तो नहीं बन गया जी। और वो नया है, काम करेगा, आगे बढ़ेगा, लीडरशिप विकसित होगी, अच्छी बात है ना। तो सीनियर लोग, आप जैसे सीनियर लोग, आप तो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, आप बताइए सिर्फ सांसद हैं। देखिए, पार्टी ने सब कुछ मुझे दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश के पदाधिकारी बनाए, राष्ट्रीय कार्य समिति में भेजा, तो सब कुछ तो पार्टी दे रही है और एक ही आदमी को मिल जाएगा। हमारे यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक बात है। मैं आपको डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सुनील सिंह साजन मेरे साथ मौजूद हैं, एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता भी। बहुत स्वागत आपका सुनील जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक हुई है, क्या आपको इस बात की चिंता है कि ये लोग बहुत बड़ी तैयारी करके हर सांसद खुली जीप में निकलने वाला है? आप लोग इससे विचलित होंगे? नहीं ब्रजेश जी, हम लोग बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। हाँ, एक बात को लेकर के चिंतित जरूर होंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुली जीप में अगर गए तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जनता कोई ऐसा व्यवहार ना करे कि माननीय सांसदों को कोई दिक्कत हो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पचौरी जी को सुन रहा था। देखिए, उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल सही कही। जैसे उन्होंने कहा कि जब आपने सवाल किया कि भाई आपकी सुनी नहीं जाती है, डबल आवाज आ रही, तो उन्होंने काम कहा कि पार्टी हमारा उपयोग करती है और समय पर पूछती है। तो समय पर उन्होंने पूछ लिया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए। कोरोना में आपने जब चिट्ठी लिखी तब नहीं पूछा, और आपने एक दूसरी बात स्वीकार की अपने बयान में
कि दूसरी कोरोना की वेव जब आई तो बहुत तेजी के साथ आई। इसका मतलब पहला जो कोरोना आया था और दूसरे वेव आने के बीच सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं, यही बात हम लोगों ने सदन में कहा कि जब आपको इंतजाम करना चाहिए था तब आपने भ्रष्टाचार कर लिया। तो लगातार, और एक बात मैं कह रहा हूं कि अब सांसद जी, मंत्री जी, माननीय विधायक जी, कोई भी जनता के बीच आशीर्वाद रैली में जाए, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब जनता को जरूरत थी, ऐसा लगता है कि सांसदों की आशीर्वाद यात्रा से समाजवादी पार्टी दबाव में है। नहीं, कोई दबाव में नहीं है। हम चिंतित जरूर हैं, चिंतित इस बात को लेकर के हैं क्योंकि माननीय सांसद हैं, उनका सम्मान है, और जनता बहुत गुस्से में है ब्रजेश जी। किसान बहुत गुस्से में है, बेरोजगार नौजवान बहुत गुस्से में है, जिन्होंने खाता खुलवा के रख रखा है वो लोग बहुत गुस्से में हैं, जिनको आपने कहा था कि हम गांव गोद ले लिए हैं, वो गांव वाले लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां कुछ हुआ तो है नहीं कि सांसद जी मिल जाएं। तो ये हम धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम जनता की मुराद पूरी होने जा रही है। निकलना विधायकों को है, फंसा रहे हैं बेचारे सांसदों को स्वागत करने के लिए। निकले तो विधायक जी ना, आशीर्वाद यात्रा विधायक जी निकालें। नहीं, भाजपा यही करती है। इन सांसद विचारों क्या गलती है? भाजपा यही करती है ब्रजेश जी कि एक दूसरे को फंसाती रहती है, और जब सरकार आ जाती है उनकी तो फिर जनता को फंसाती रहती है। और जब अगर इससे भी मन ना भरे तो आप जैसे पत्रकारों को फंसाने के लिए काम करने लगती है। तो ये भाजपा है, भगवान ही मालिक है इसका। थैंक यू। प्रियंका गुप्ता मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके माथे पे चिंता की लकीरें देख रहा हूं कि बीजेपी के सांसद आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आप कुछ दबाव महसूस कर रही हैं? ब्रजेश जी, मैं ये कहूँगी कि ये आशीर्वाद यात्रा ना होकर ये पश्चाताप की यात्रा होगी, और लोग इनको धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि जो आशीर्वाद है वो तो 2017 में आपको भरपूर दिया गया, पर जनता को आपने क्या दिया? जनता को आपने दिया पेट्रोल डीजल की महंगाई। आम आदमी आज परेशान है, पर कहाँ है सांसद? सांसद तो खुद ही लेटर लिख रहे थे। जब कोरोना काल में लोगों की जो परेशानियां थी, जब विधायकों और सांसदों के सामने आई थी, तो उसमें तो आप बैठे हुए हैं ना, सत्यदेव जी, माननीय सांसद महोदय खुद ही बैठे हुए हैं, जो खुद ही ये कह रहे थे लेटर लिख लिख के कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। आज उन्हीं सांसदों को जनता के बीच में भेजा जा रहा है। पचौरी जी ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? तकलीफ में थे, लिख दिया। अरे तो सुना कहाँ? सुना तो तब भी नहीं इनकी बात, तभी सुन लेते। सुना अभी तो सुन रहे हैं ना, अभी तो सुन रहे हैं ना। नहीं, अभी तो सुन ही रहे, अब सुनेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? समस्या ये है कि अब है इलेक्शन, और इलेक्शन जो ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, यही रास्ता बनाते हैं जो केंद्र की सत्ता है उसका। तो अब तो सुनना ही पड़ेगा ना, अभी तो मजबूरी आई है ना सामने। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इसने बड़े बड़े वादे किए थे। अब जब जनता पूछेगी कि वो वादे कहाँ हैं, आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल खोल दिए? इरादे नेक, काम अनेक। इरादे तो इनके नेक है, क्योंकि ये इरादों के जो है, इनको कहना चाहिए कि जीत का इरादा लेके जा रहे हैं, पर जनता इनके इरादे जान चुकी है, जनता इनके झूठ को पकड़ चुकी है, जनता ये पूरी तरीके से जान चुकी है कि जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, जो गैस के प्राइस बढ़े हुए हैं, उसका खर्चा कहाँ हो रहा है। पहले आप ये भी देखिए ब्रजेश जी, आप देखिए कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई उस पर इन्होंने मुआवजा देने के लिए मना कर दिया, पर पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जिसकी कीमत एक मोबाइल की जासूसी करने के लिए 50 लाख रुपए होती है, वो हजारों की संख्या में हो रहे हैं। तो ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ जो है यूज कर रहे हैं? ये सिर्फ अपनी सत्ता को साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके बचाए रखना चाहते हैं। स्ट्रेटजी है इनकी, तो आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आपके पास क्या है? देखिए, हमारा काम, विपक्ष का जो काम होता है वो जनता के मुद्दों को उठाना होता है। पिछले 4.5 साल में आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पार्टी के अध्यक्ष हजारों बार, मैं कहती हूँ कि जेल जा चुके होंगे, अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी नौबत आ चुकी होगी। तो जनता की समस्याओं को लेकर वो सड़कों पर ही रहे, और उन्होंने सड़कों पर आंदोलन भी किए, जेल भी गए, और घर में हाउस अरेस्ट भी किए गए। तो अब इसके बाद जनता खुद देख रही है कि किस तरह से उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद की जा रही है। करता हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं वैभव जी। मैं देख रहा हूं जब से आप डिबेट में बैठे हैं, आपका चेहरा उड़ा हुआ और काफी तनाव में है आप आशीर्वाद यात्रा को लेकर। क्यों ऐसा है? आप क्यों घबराए हुए हैं? मैं वाकई इन्हीं के लिए तनाव में हूं कि इतनी ज़्यादा हिम्मत जुटा के फील्ड में कैसे जाने वाले हैं। अब इन्होंने सांसें तक छीन ली लोगों की और नकार दिया कि कहीं कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी।
और तीनों बार में मन चाहे तरीके से घोटाले कर लिए, इतने करोड़ों रुपए ऊपर नीचे कर लिए, और उसके बाद कह दिया कोई मरा ही नहीं। 1600 शिक्षक खत्म हो गए, बोले 3 मरे, उनको वो कर देंगे। उसके बाद अभी आज आपने अगर देखा हो ट्विटर पे, आपको जानकारी हो तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट करा है जिसमें बहुत ही उसको कहेंगे भद्दा और अश्लील टाइप का वो ट्वीट है कि उसमें किसान और नेता टिकैत साहब को घसीटा जा रहा है। मतलब किसानों के लिए जो इनका मैनिफेस्टो है उन्होंने उस ट्वीट के जरिए बता दिया। छात्रों के लिए जो इनका मैनिफेस्टो है वो रोज आपको लाठीचार्ज और इस सब में दिखाई पड़ जाता है। छात्र गोमती में कूद कूद के आत्महत्या कर रहे हैं, कोई अपने घरों में आत्महत्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना लोग घरों में मर जाते हैं, ये करते हैं। बेसिकली ये सुराग यात्रा है, सांसदों को भेजा जा रहा है कि जाके सुराग लेके आओ कि हमारे विधायक निकलेंगे तो कोई उनके कपड़े ना फाड़ दिए जाए। नो इट्स आशीर्वाद यात्रा। ये कोई आशीर्वाद पब्लिक का जब मिलेगा तो ये रिपोर्ट देंगे वहां पब्लिक में जाकर, वहां बीजेपी में जाकर कि भाई माहौल ये है, हमारे प्रति क्या। अब कौन कौन से कुचक रचने पड़े, क्यों जनता इस बार मुद्दों पर जवाब चाह रही है कि 4 साल तुम थे कहां, 4 साल का सुराग आपका नहीं मिल रहा था, आप कहां थे। अब इस बार इरादे नेक काम अनेक, इरादे नेक ऐसे कि लाखों लोग मर गए और आप उनको पहचानने को तैयार नहीं है। काम अनेक नहीं, कुचक्र अनेक। हर आदमी को फंसाने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए। आपके पीछे मुझे आज वो कमल वाला निशान देखकर बड़ी हंसी आई जब मैं आया। देखा ये क्या मामला है भाई, ये क्या वजह हो सकती है। और आपकी टाई का रंग भी मुझे देखकर बहुत मैचिंग लग रहा था। तो इरादे नेक काम अनेक में मतलब क्या कहें विजय जी, बहुत ही हास्यास्पद टाइप की पार्टी हो गई है। अब इनके किसी भी बात को लेकर गंभीरता जनता में यही हो सकती है कि जो बोलेंगे बहुत विश्वसनीय तरीके से बीजेपी पे डिबेट है, इसलिए बैकग्राउंड में आप कमल देख रहे होंगे। आप तनाव न लें। ठीक है, किसी दिन हम आप कभी झाड़ू भी लगाए हुए दिखाई पड़िएगा। हाँ, और किसी दिन कुछ कांड करिएगा तो झाड़ू भी लगेगी, वो भी समय। ऑलराइट, विनोद अग्निहोत्री जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में उनकी गंभीर रुचि है और जानकारी भी काफ़ी रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। अग्निहोत्री जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। ये दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की उत्तर प्रदेश के जो हैं उनकी जो बैठकें हो रही हैं, इसके निहितार्थ क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्या सांसदों में कोई नाराजगी है या बीजेपी को लगता है कि इन सांसदों के जरिए ये वैतरणी पार की जाएगी? जिन्हें अब तक नहीं पूछा गया उन सबको हाय हेलो किया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, पहले तो आपको आपकी बहादुर पत्रकारिता के लिए साधुवाद, बहुत धन्यवाद सर। और जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या है, चुनाव वर्ष है। अब भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, बसपा जो है वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है ब्राह्मणों को रुझाने के लिए, सपा जो है वो भी कुछ उसने भी कुछ मार्च शुरू किया है, और उधर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। तो अब ये इस तरह की गतिविधियां होंगी। अब सवाल ये है कि सांसदों और विधायकों की पूछ का, जो आपने कहा ना कि सांसदों को अब याद आई सांसदों की। पचौरी जी बैठे हुए हमारे सीनियर भी रहे हैं कानपुर से, हम भी उसी शहर से आते हैं, जिस कॉलेज में ये प्रेसिडेंट थे मैं भी उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो आदरणीय है। अरे बहुत सीनियर है, मैंने तो मंत्री बनाने की सिफारिश ऑन एयर लाइव टीवी पे की। कोई पत्रकार ऐसा नहीं करता है, पर मैंने किया इनके लिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। हम सब चाहते थे पचौरी जी मंत्री बने, कम से कम हमारे शहर का एक गौरव होगा, उत्तर प्रदेश का बहुत वरिष्ठ नेता है। तो लेकिन खैर ये तो केंद्रीय नेतृत्व की अपनी इच्छा है। अब मैं कह रहा था कि देखिए, मैंने अपनी पत्रकारिता में जो हमारी 36-37 साल की पत्रकारिता है उसमें मैंने हमेशा ये शिकायत सुनी है, जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके सांसद और विधायक हमेशा ये शिकायत करते मिलेंगे आपसे निजी बातचीत में कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो उनके विधायक सांसद यही सब करते थे, बसपा की सरकार थी वो भी शिकायत करते थे, कांग्रेस की तो सरकार आई नहीं जमाने से उत्तर प्रदेश में, और इस तरह की शिकायतें और बीजेपी के सांसद और विधायक भी करते हैं। होता क्या है ब्रजेश जी कि जो जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है उस सत्ता का इतना जबरदस्त केंद्रीकरण हो जाता है कि वास्तव में जनप्रतिनिधि कई बार बड़े लाचार से हो जाते हैं। दूसरा पक्ष इसका यह है कि कई जनप्रतिनिधियों जो है वो सरकार पर इतना दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के और डीएम तक हर अधिकारी अपने पसंद का चाहिए। तो ये इसको लेकर के हमेशा रस्साकसी होती है। अगर जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हुए कामों को लेकर के सरकार के पास जाते हैं और सरकार सुनवाई नहीं करती है तो जनप्रतिनिधियों को उसका प्रतिरोध करना चाहिए और ये बात सार्वजनिक लानी चाहिए कि भाई हम सड़क के लिए, पुल के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री के पास गए, संबंधित मंत्री के पास गए, भाई सुनवाई नहीं हुई, तो ये बात पार्टी फोरम पे भी करनी चाहिए और इसको सार्वजनिक रूप से लाना चाहिए। लेकिन पार्टी अनुशासन के नाम पर और तमाम सारे उसके नाम पर अग्निहोत्री जी, आप ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सांसदों को अचानक से आगे करके चुनाव लड़ने की बात हो रही है? सांसदों को आगे क्यों किया जा रहा है?
उन विधायकों को क्यों नहीं आगे किया जा रहा है जिनके ना जो चुनाव लड़े हैं, और चुनाव भी असेंबली का है? ये सांसदों को विचारों क्यों आगे किया जा रहा है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो जाहिर है विधायक सीधे निशाने पर है जनता के, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब संकट काल में सबसे पहला जो है विधायकों की जिम्मेदारी होती है। दूसरा क्या है, अभी बहुत सारे विधायकों के टिकट भी तो कटेंगे, सांसदों में तो अभी चुनाव हो नहीं रहा है, तो सांसद जाए जनता के बीच में, अभी किसके टिकट कटेंगे, किसके बचेंगे, ये भी रणनीति का मुद्दा है। तो अभी से उनको जनता के बीच भेज दें, और वो पता लगा जनता का विरोध का सामना भी करें या समर्थन, जो भी आशीर्वाद मिले या श्राप मिले, पता नहीं क्या मिले, और टिकट कट जाए उनका। तो इसलिए मुझे लगता है कि रणनीति के तौर पर सांसदों को आगे किया गया है कि सांसद, चूंकि हर सांसद के क्षेत्र में 5-5, 6-6 विधानसभाएं हैं और 2024 में इन सांसदों को फिर चुनाव मैदान में लड़ना है या वहां चुनाव होने हैं, तो कम से कम अपनी विधानसभा। आपको क्या लगता है कि ये सांसद जब आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलेंगे तो किस प्रकार की चुनौतियां इनके समक्ष जनता के बीच आएंगी जब ये आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद मांगने जाएंगे? तो देखिए, चुनौतियां तो आएंगी निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो निश्चित रूप से जनता को तकलीफ दे रहे हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो पेट्रोल डीजल के प्राइस का है, और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार, सांसद तो सारे संसद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो उनसे ये जरूर सवाल पूछा जाएगा महंगाई का, जो महंगाई बेतहाशा पड़ी हुई है। दूसरा, कोरोना काल को लेकर के जो जिस तरह से कुप्रबंधन या जिस तरह से दिक्कतें आई, उसका सवाल पूछे जाएंगे। किसान आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों को तो किसान आंदोलन का, किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये चुनौतियां सांसदों के सामने आएगी। अब ये निर्भर करता है कि जिन सांसदों का अपने जनता और अपने मतदाताओं के साथ जुड़ाव है और जो उनकी तकलीफ के वक्त में खड़े रहे हैं। क्या एक लाइन में इसको ऐसे समझे कि ये पंचिंग बैग की तरह भेजे जा रहे हैं? अब पंचिंग बैग आप कह सकते हैं इनको, लेकिन मुझे लगता है रणनीति भी है, और साथ साथ ये भी है कि चूंकि जो विधायक है वो सीधे जनता के निशाने पर होते हैं और वोट भी विधायकों के पड़ना है, तो सांसद अगर जाएंगे तो जो गुस्सा जनता का निकलना होगा सांसदों के साथ निकल जाएगा। उसके बाद जब विधायक जाएंगे वोट मांगने, तब तक तो थोड़ी आसानी हो सकती है। तो ये रणनीति है मुझे लगता है। थैंक यू विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, आज दूसरा दिन है, बैठकें चल रही हैं। कल 3 हिस्से की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश के, बाकी 3 हिस्सों की आज बनी। 62 विधायकों की, सांसदों की मीटिंग है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह तो जाएंगे नहीं इसमें, डिफेंस मिनिस्टर भी शायद नहीं होंगे, बट जितने भी सांसद पहुंच रहे हैं इन बैठकों में, इसके तात्पर्य क्या है और अचानक से ये सांसदों की इतनी इज्जत कैसे बढ़ गई? देखिए ब्रजेश जी, ये सांसद क्या चमत्कार करेंगे, इस पर खाली इतना आप सुन लीजिए कि जो सांसद अपने दम पे लोकसभा नहीं जीत पाया, वो मोदी के नाम के करिश्मे से वो जीता है, वो विधायक को कहाँ से जिता के लाएगा? वो पहले अपना खुद जीते तब तो दूसरे जिता के लाएगा। इस देश में बीजेपी जितना चुनाव लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के करिश्मे से जीत रही है। उनके किसी नेता का जादू जनता पर नहीं चलता है। मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है ये देश में तमाम विधानसभा चुनाव को जिताती है और लोकसभा चुनाव को जिताती है। अब ये बात जरूर है कि इनके पास 61 सांसद हैं लोकसभा में, 22 राज्यसभा के सांसद हैं, इनको सबको भी कुछ काम पे लगाओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, इनके सांसद कैसे जाते हैं? डर के मारे जाते नहीं। विधायक मंत्री परेशान हैं कि चुनाव सर पे आ गया है, कैसे मामला निपटाया जाए। उधर वो लोग 5 सितंबर से पंचायत शुरू करने जा रहे हैं, लखनऊ कूच करने वाले हैं। बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है बीजेपी की, और बीजेपी इन्हीं सब मुसीबतों से मंथन कर रही है, 2-4 हो रही है। ये असली सच्चाई है। लेकिन आशीर्वाद मांगने के लिए निकल पड़े हैं। निकलेंगे तो आशीर्वाद मांगेंगे तो सवाल भी होगा कि भैया आशीर्वाद तो दिया था, उसके बदले में इतनी महंगाई दे दी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली बिल सब बढ़ गया। कोरोना में, महामारी में लोगों का मरना, ऑक्सीजन बेड, कैसे आशीर्वाद दे दें? बेरोजगारी, नौकरी, कैसे किसान आंदोलन, गरीबी। भाई तब वो कहेंगे कि भाई 2000 रुपया 4 महीने मिलता है, राशन मिलता है, यही सब चीज़ें अपना वो बताएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो सांसदों के भरोसे नहीं, वो सीधे सीधे मोदी और विपक्षी दलों के बीच लड़ा जाएगा। और मोदी ही उत्तर प्रदेश में जब पूरी ताकत लगाएंगे तभी बीजेपी की नैया पार होगी, अन्यथा बीजेपी की नैया मझधार में है। बहुत
एक बात और है, चूंकि कानपुर के सांसद जी बैठे हैं, जमीनी हकीकत को वो जानते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व नहीं मिला, सरकार में अफसरों की ज़्यादा चली और इसकी वजह से कार्यकर्ता निराश हैं। ये तो कहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में, ब्लॉक प्रमुखों में थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पद मिल गए हैं, लेकिन सरकार के कारपोरेशन में, निगमों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समायोजन नहीं हो पाया आज तक। आप देखिए 4 एमएलसी की सीटें खाली हैं और आज तक ये तय नहीं हो पाया पिछले 1 जुलाई से कि कौन जाएगा विधान परिषद में। तो फैसले बड़े धीरे और लेट हैं, इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में बड़ा निराशा रहती है। बात जब चुनाव की आती है तो हर दल जात को देखकर टिकट देता है। बीजेपी भी यही करती है, कोई अछूती नहीं है, वो और समीकरण देखती है, सर्वे कराती है। फिर उसके पास एक वो सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम का हथियार है ही, वो उसका कितना इस्तेमाल करेगी और जनता कितना उसको महसूस करेगी। अब आई बात इरादे नेक, काम अनेक। अनेक काम में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 5 साल से बन रहा है, पता नहीं वो चल गया कि नहीं चला। और उत्तर प्रदेश में चक गजरिया का कितना विकास हुआ, गोमती नदी के किनारे जो सिटी बन रही थी वो उसका क्या हुआ, जो JPNIC सेंटर 800 करोड़ 600 करोड़ रुपया लगा के खड़ा है उसका क्या हुआ, तमाम सारे मेट्रो कितनी और आगे बढ़ी, कितने काम अनेक में वो फेहरिस्त आएगी सामने। कुछ मेडिकल कॉलेजों का उच्चीकरण हुआ, लेकिन जनता को कोरोना में उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आपदा थी, बड़ी आपदा थी, सरकारें उसको संभाल नहीं सकती थी। ये बात चलिए माना जा सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हैं। बीजेपी ये जरूर कहती है कि उनका मुख्यमंत्री बेईमान नहीं है, बेदाग है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इस आधार पर वोट मांगेंगे। लेकिन जनता मोदी के करिश्मे के अलावा शायद और किसी चीज़ को स्वीकार करे, इसमें संशय है, क्योंकि जितने देश में चुनाव हुआ जहां भी बीजेपी आई। तो विकास का कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट ये सरकार के समक्ष है? अब तो 4.5 साल हो गया, 5 महीने बाद चुनाव। जितने लोग इस डिबेट में बैठे हैं और जितने लोग इस समय सुन रहे हो, अगर उनके यहाँ कोई नया इमारत बनकर भव्य खड़ी हुई हो, तैयार हुई हो, तो वो इसकी सूची में इसको जोड़ सकते हैं। अन्यथा राजधानी से लेके जो एक्सप्रेसवे और तमाम चीज़ों की बात थी, अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं ले सका, फाइनल टच नहीं हुआ जिस पे गाड़ियाँ चल सके, दौड़ सके। कोई बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जिसका उद्घाटन एम्स गोरखपुर में भी बन रहा है, रायबरेली में भी बन रहा है, अभी बन रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कुछ ब्लॉक शुरू हो जाते हैं तो सरकार कहती है कि हमने ये शुरू करा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ी आश्चर्य होता है कि सांसदों को तो वैसे भी जिले में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलता, विधायक वैसे घेरे हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में एक बात ये जरूर थी कि सांसद अगर चिट्ठी लिख देता था तो कुछ ट्रांसफ़र वांसफर कुछ लोगों के हो जाते थे, कुछ जिलों में सुनवाई होती थी, लाइसेंस बन जाते थे लोगों के, वो सब भी सरकार में नहीं हुए हैं। तो जब सांसद के कहने पर लाइसेंस नहीं बना, तबादला नहीं हुआ इस सरकार में, तो जनता वोट कैसे देगी सांसद के कहने पे? ये भी एक उनके सामने चुनौती है। मतलब आशीर्वाद यात्रा में ये सब भी चुनौतियां आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल। आशीर्वाद में सिर मुड़ाते ही ओले न पड़ जाए, इसका भी खतरा है, क्योंकि किसान भी उधर गरमाए हैं और कोरोना की वजह से जनता भी नाराज है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव बड़े कांटे के होंगे। तो इनको भेज क्यों रहे हैं जब इतनी परेशानी है? तो अब देखिए, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, नेता, इनको लगाएगी तो है पार्टी। अब वो किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा हो, किसी को लोग ना पसंद करें, किसी को लोग बैठाएंगे, तो उनको अब अपनी हिकमत अमली से काम लेना है और बच बचा के निकल के आना है। अगर वोट मिल गया पार्टी को तो ठीक है। भाई ब्यूरोक्रेसी पर भी तो कुछ जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि जब 5 साल सरकार उनके हिसाब से चली, में अफसर निकले आशीर्वाद यात्रा पे। नहीं, सरकार जब नेताओं के बजाय अफसरों की सहारे पर चली, उस पर निर्भरता ज्यादा रही, तो जनप्रतिनिधि के सामने बड़ी मुश्किल होती है वोट मांगने की। और ये बात हर विधायक, मैं तो बल्कि रिकमेंड करूंगा कि हर सांसद DMSP को भी उस आशीर्वाद यात्रा में ले लें।
बहरहाल चलिए, सब दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी, और सबको जात के समीकरण पर ही चुनाव लड़ना है। और अब तैयारी पर सब तमाम तरह की, अभी तो देखिए स्कीम आएंगी तमाम, कोई मुफ्त बिजली देगा, कोई मुफ्त लैपटॉप कंप्यूटर देगा, और कोई किसानों कर्जा माफ़ करेगा, कोई नौकरी देगा, करोड़ 2 करोड़, कोई कुछ देगा, कोई कुछ काला धन लाएगा, कोई पेट्रोल डीजल सस्ता करेगा। अभी तो बहुत सारे लुभावने वादे आएंगे, लेकिन जनता अगर बहक गई तो उसको फिर 5 साल झेलना पड़ेगा, हार उसी की होगी जी। तो सुनिएगा कि चुनाव की ऐसी तैयारी होगी और महंगी गाड़ी छोड़ अब साइकिल की सवारी होगी, और हाथ जोड़े खड़ा होगा वो, और दिल में फिर भी मक्कारी होगी, और जो लगाएगा पैसा प्रचार प्रसार में उसके, बाद में उसकी भी घोटालों में हिस्सेदारी होगी, और तुम्हारे वोट से वो तो जीत जाएगा, लेकिन हार तुम्हारी करारी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। मैं सीधे आपको कनेक्ट करता हूं सत्यदेव पचौरी से, सांसद हैं कानपुर के और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। पचौरी जी, दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा जी अपने सांसद, विधायक और मंत्री से बहुत होती है, आपसे भी बहुत अपेक्षा है, तो जो उन अपेक्षाओं के पहाड़ के साथ इन तकलीफ़ों के बीच जिनका जिक्र अभी इस डिबेट में हो रहा था, जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे तो क्या आपके पास ये बताने के लिए सब कुछ है कि नहीं आपने बहुत कुछ किया है और कार्यकर्ताओं का मन संतुष्ट है? क्योंकि नाराज़गी तो है, ये बात तो आपकी पार्टी की मीटिंग के भीतर भी कही गई कि नाराज़गी कार्यकर्ताओं की दूर करनी है। यह नाराज़गी किस प्रकार की है? यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है, ये तो जो विरोधी दल के लोग हैं ये प्रचार कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, क्योंकि इन पर कुछ है नहीं, इनकी जमीन खिसकी हुई है, और ये घबरा रहे हैं कि बीजेपी फिर उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में जीत के आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का जो राज्य स्थापित किया है, आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई। आज योगी जी ने गरीबों को, जिनके पास आवास नहीं थे, आवास में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, शौचालय बनाने में नंबर 1 पे रहे हैं, हर घर को जल ये योजना बुंदेलखंड में प्रारंभ की है, जो आज तक कोई सरकार कर नहीं पाई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिले, ये हमारी सरकार में शुरुआत हुई है। भ्रष्टाचार पे हमने पूर्ण रूप से अंकुश लगाया है, जातिवाद और ये मजहबवाद पे अंकुश लगाया है, तो योगी जी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। आपने जातिवाद की बात कही पचौरी जी, आपने जातिवाद की बात कही, जिस समाज से आप आते हैं, ब्राह्मण समाज से, वो भारतीय जनता पार्टी को नाराज बताया जा रहा है। जी, कोई नाराज नहीं है, ये तो विरोधी दल के लोग हवा दे रहे हैं और ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं कि शायद ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमें मिल जाए, लेकिन ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूर्ण रूप से संतुष्ट है। मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं, कानपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड, आपके ही संसदीय क्षेत्र से बहुत ढेर सारे सवाल आपके लिए हैं कि सांसद जी से ये पूछा जाए कि खुशी दुबे जो 2 दिन की ब्याहता थी अमर दुबे की, उस बच्ची जिसने घर की डेहरी नहीं लांगी थी, देखिए सवाल आ रहे हैं, उसका क्या कसूर था कि उसको साल भर से पचौरी जी ने जेल में डलवा रखा है? नहीं, हमने कोई जेल में नहीं डलवाया, वो तो पुलिस का प्रोसीजर है, कानून व्यवस्था के लिए अगर अपराधियों को कोई संरक्षण दिया है तो वो पुलिस का काम है, पूछताछ करना, वो कर रही है। हम कभी भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, ना अपराधियों की पैरवी करते हैं। क्या खुशी दुबे ने अपराधियों को संरक्षण दिया था? नहीं, मुझे देखिए उनके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा, और वो न्यायालय जाएं, अगर निर्दोष हैं तो न्यायालय उनको उनकी बात सुनेगा। एक विमल शुक्ला जी हैं कानपुर से, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि
सांसद जी से सवाल पूछिए कि अगर खुशी दुबे दोषी है तो बता दें, और अगर निर्दोष है तो पचौरी जी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुझे उनका दोषी होने का, निर्दोष होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ की घटना नहीं है, न किसी ने हमसे संपर्क किया सहयोग के लिए। अगर वो निर्दोष होगी जरूर सहयोग करेंगे, और नहीं तो न्यायालय जाएं। ऐसे मामलों में तो न्यायालय होता है, वहाँ न्यायालय जाना चाहिए। तो क्या समाज के लोग अगर कोई पीड़ित है तो पचौरी जी साथ नहीं देंगे उसका? नहीं, पीड़ित है, मेरे पास आएगा और लगेगा कि इनकी मदद करनी है तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया और ये प्रकरण मुझे पता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि आपको खुशी दुबे के परिवार से मिलकर मदद का आग्रह करना चाहिए? अरे, मैं खुशी दुबे के बारे में कुछ जानता ही नहीं। आप पहली दफे मैं सुन रहा हूँ खुशी दुबे पीड़ित हैं। मुझे नहीं पता, मेरे क्षेत्र की कोई खुशी दुबे नहीं है। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। मेरे साथ सुनील सिंह साजन मौजूद। सुनील जी, आपने सुना सांसद जी को? आप काफी देर से हाथ उठा रहे थे कुछ बोलने के लिए, आप गो अहेड बोलिए। सुनील जी, मंत्री जी कट लिए, उनसे कोई मतलब नहीं। सॉरी, मतलब सांसद जी। ब्रजेश जी, और बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि सांसद जी ये कह रहे हैं कि हम खुशी दुबे को नहीं जानते हैं। दरअसल सांसद जी की मजबूरी है। अगर सांसद जी किसी ब्राह्मण की पैरवी योगी जी से करने चले जाएंगे तो ये घर नहीं जाएंगे, ये जेल जाएंगे फिर। और सांसद जी ने कहा कि उनको न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसका मतलब योगी सरकार में अगर ब्राह्मण पीड़ित है, उसकी हत्या हो रही है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल में डाल दिया जा रहा है, तो उसको न्याय सरकार से ये नहीं दिला सकते। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई है उनके संज्ञान में ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं खुशी दुबे कौन है। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं, वो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। आप उनसे पूछ के उन्हें भी जेल में डलवाना चाह रहे हैं कि अब ब्राह्मण नेता हैं। योगी जी अगर जान गए कि ये भी ब्राह्मण नेता हैं और बड़े नेता हैं तो ये भी जेल चले जाएंगे। नहीं, हम भी करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जो पचौरी जी कह रहे हैं वो मान लीजिए, वरना योगी जी इन्हें भी जेल डलवा देंगे कि ये ब्राह्मण के नेता बन रहे हैं, ब्राह्मणों की पैरवी कर रहे हैं। तो ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न ब्राह्मणों का, न पिछड़ों का, न दलितों का। पर मुझे लगता है कि आप इनके आशीर्वाद यात्रा जब से ऐलान हुआ, आप काफी तिलमिलाए हुए हैं, आप काफी तिलमिलाए हुए लग रहे हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम तिलमिलाए हुए नहीं हैं, लेकिन हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब माननीय सांसद गण आशीर्वाद यात्रा में जाएंगे तो जनता से एक नजरें कैसे मिलाएंगे। लगभग हर परिवार में कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित रहा है। किसान के बीच जाएंगे तो 22 में ही आपने कहा था कि 2 गुनी आय कर देंगे। आज डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवा महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई है। तो कैसे नजरें मिलाएंगे आप? कैसे नजरें मिलाएंगे उन नौजवानों से जिनको आपने कहा था करोड़ों रोजगार दे देंगे? इको गार्डन में बैठे हैं, डेली लाठी खा रहे हैं, एफआईआर लिखे जा रहे हैं, गोमती में कूद रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? मुझे लगता है कि ये लोग जब जाएंगे ब्रजेश जी तो ये जनता को नहीं देखेंगे, ये आसमान में देखेंगे और आसमान से कहेंगे कि हमें आशीर्वाद मिल जाए। इन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की जो भी जाएगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, उसे जनता सजा देगी, सजा और सिर्फ सजा मिलेगी। ओके, प्रियंका गुप्ता, आपने सुना कि अभी पचौरी जी जो बातें रख रहे थे, भाई अगर सांसद अपने लोगों के बीच आशीर्वाद मांगने जा रहा है तो मैं देख रहा हूं कि अपोजिशन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग क्यों परेशान है अगर ये आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो? ब्रजेश जी, माननीय सांसद जी यहाँ बैठे हैं, वो खुशी दुबे की बात कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि वो एक बच्ची है, वो आपके और हमारे परिवार में भी बच्चियाँ होती हैं। अगर हम इस बच्ची की मदद नहीं कर सकते और इस बच्ची के बारे में जानते नहीं तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये साल भर पुराना मुद्दा है। 3 बार वो बच्ची हॉस्पिटल जा चुकी है। क्या वो सांसद की बच्ची नहीं है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है, या वो किसी आम आदमी की बच्ची है इसलिए ऐसा हो रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आज सांसद महोदय को ये बात पता चल गई है कि वो बच्ची निर्दोष है या नहीं, तो आज ही उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा दें। क्या यहाँ पर बैठे हुए हैं सांसद महोदय, आप बताइए, आज आपको उस बच्ची के बारे में पता चला है? क्या आज आप उसकी मदद करने का कोई भी निश्चय करते हैं? यहाँ पर आज जनता देख रही है आपको, बताइए सांसद महोदय।
मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आपने ये कहा कि उस बच्ची के बारे में आप नहीं जानते, और अगर अब आप उस बच्ची के बारे में जानते हैं तो क्या अब आप उसकी मदद करेंगे? उस बच्ची के लिए कुछ भी एक मदद का हाथ बढ़ाएंगे? मैं जवाब ले लूं? ओके, पचौरी जी, आपसे ये सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया है, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? अगर उनका कोई परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा और उनको सहयोग की जरूरत होगी, मैं जरूर करूंगा। जरूरत है सांसद जी सहयोग की, और परिवार के लोग जरूर आएंगे इस डिबेट को देखने के बाद। ब्रजेश जी, इस डिबेट को देखने के बाद बिल्कुल आएंगे, परिवार के लोग भी आएंगे और आपसे मदद की गुहार भी करेंगे। और मैं एक स्त्री होने के नाते आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि अगर एक बच्ची निर्दोष है तो उसको छूटना चाहिए। सांसद जी, मैं आपसे गुहार कर रही हूँ, मैं एक महिला बैठी हुई हूँ, मैं यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आप राजनीतिक दल से हैं, आप उनके परिवार के किसी व्यक्ति को आने दीजिए, मैं मदद करूंगा। स्त्री हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करिए सांसद महोदय, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। एक महिला की अगर जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है तो उसको बचा लीजिए, मेरी आपके हाथ जोड़कर विनती है। हम जी हाँ हम हमेशा करते हैं और करेंगे भी। बिल्कुल सांसद जी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप करिए, अगर उस बच्ची का जीवन बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। थैंक यू मैडम। वैभव महेश्वरी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पचौरी जी की बात सुनी, सुनील जी की बात और प्रियंका जी की भी बात। ये बात तो स्पष्ट है कि चाहे कम्युनिटी हो या कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, पर यह बात मुझे बड़ी हैरान करती है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र के लोगों के ये इतनी बड़ी घटना घटी। ये तो कानपुर की घटना है और पचौरी जी हमारे वहीं से सांसद हैं, पर शायद इनको याद नहीं होगा कि इस घटना के बारे में, ना खुशी दुबे के बारे में। तो किस मकसद से फिर आशीर्वाद यात्रा निकल रही है? ब्रिजेश जी, ये तो डिबेट के अंदर ही पोल खुल गई बिल्कुल ही कि क्या हालात हैं और किन हालात को लेकर ये जाएंगे पब्लिक के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए। आपको पता नहीं है कि इस परिवार में 4 महिलाएं थीं, खुशी दुबे, शमा दुबे, 2 और महिलाएं और उनकी एक 3 साल की बच्ची। ये 3 साल की बच्ची भी जेल के अंदर है, अपनी माँ के पास रह रही है। क्या 3 साल की बच्ची? 3 साल की एक बच्ची, वो भी माँ के पास रह रही है और इन लोगों का FIR के अंदर नाम तक नहीं है। इनके ऊपर मुकदमे किस वजह से अंदर रखा है कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ना करे उसके ऊपर कोई घटना हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ हो तो आज कोई बताने वाला नहीं है। ब्राह्मण अस्मिता की बात करते हैं और वो बच्ची जो है उसका क्या कसूर था? 3 दिन पहले शादी होके आई थी, घर पहुंची नहीं थी, सेटल नहीं हुई थी, और चलिए उनके परिवार के लोग अपराधी थे, आपने अपनी कार्रवाई करी, उनके साथ जो भी हुआ, लेकिन अब इस बच्ची का क्या करना है? और सांसद जी कह रहे हैं वो मेरे घर पे आए, वो लोग आके मेरे से गुहार करें तब मैं करूंगा। तो क्या भाजपा के किसी भी लोगों को पता ही नहीं है? क्या योगी जी को पता नहीं है? क्या मोदी जी को पता नहीं है? पूरे देश का सबसे चर्चित कांड है ये। आज भी इनके छोटे से छोटे 2 रुपए ट्वीट करने वाले भक्त भी कहते हैं गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, योगी जी का वो है। इतना खुश होकर ये लोग बताते हैं, आपराधिक तरीके से कार्रवाई करने वाली घटना को ये उदाहरण बता के पेश करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था का कि गाड़ी पलट जाएगी। ये टिकैत जी के लिए कह रहे हैं गाड़ी पलट जाएगी, हमारे लिए कहते हैं गाड़ी पलट जाएगी। यानी उसको इन्होंने उदाहरण बना दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को डील कैसे किया जाता है। ओवर पावर का एक प्रतीक बना दिया है, एक ओवर पावर का। यानी कानून व्यवस्था यहां पर नहीं है, यहां पर गोली मार देने का, गाड़ी पलट देने का, उसको कानून व्यवस्था की एक मिसाल बताकर पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब आशीर्वाद यात्रा में यह है कि आशीर्वाद तो जनता मांग रही है कि इनसे मुक्ति मिल जाए, कम से कम अगली बार बीमार हो तो ऑक्सीजन मिल जाए। थैंक यू। अग्निहोत्री जी, आपने पचौरी जी की बात सुनी, आप इसका क्या राजनीतिक निहितार्थ लगाते हैं? देखिए, राजनीतिक निहितार्थ इसका ये है कि मेरा मानना है कि खुशी दुबे हो या कोई भी महिला हो या कोई भी निर्दोष व्यक्ति हो, उसको जेल में नहीं रहना चाहिए एक दिन भी। वो ब्राह्मण हो, दलित हो, क्षत्रिय हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी बिरादरी की हो। तो ये बिरादरी का इशू नहीं है, जाति का इशू नहीं है, ये मुद्दा जो है मानव अधिकार का मुद्दा है और मनुष्यता का मुद्दा है। तो निश्चित रूप से इसमें पचौरी जी असल में मुझे लगता है शायद कह नहीं पाए, क्योंकि बिकरू जो है वो पड़ता है अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में और पचौरी जी कानपुर के सांसद है, वो कानपुर देहात में पड़ता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारे क्षेत्र का नहीं है। लेकिन ये घटना सबको मालूम है और इस घटना से कोई अनजान या परिचित नहीं है। और मुझे लगता है कि बेहतर हो अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके निर्दोष, जो भी इस मामले में निर्दोष लोग हैं, वो चाहे किसी भी परिवार के हों, उनकी मदद की जानी चाहिए। और किसी भी आशीर्वाद यात्रा में आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण उत्पीड़न के मुद्दे भी उठेंगे सांसदों के समक्ष?
निश्चित रूप से ब्राह्मणों के नहीं, जिसका जिसका उत्पीड़न हुआ है, जहां भी हुआ है, वो लोग मुद्दा तो उठाएंगे ही। जब सांसद जनता के बीच में जाएंगे तो जो भी पीड़ित, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो, चाहे वो पुलिस उत्पीड़न से पीड़ित हो, चाहे वो एनकाउंटर को लेकर के कथित मुठभेड़ जो हुई है उनसे पीड़ित हो, चाहे महंगाई से पीड़ित हो, जो भी मुद्दे हैं जनता पूछेगी सवाल सांसदों से और सांसदों को उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद यात्रा, जब आशीर्वाद क्या इसको इस तरह से माना जाए विनोद जी कि ये फीडबैक यात्रा है? हाँ, एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि फीडबैक यात्रा भी है, क्योंकि इससे जो है, जो कहते हैं ना, पानी कितना गहरा है ये पता लगेगा, जन असंतोष की क्या स्थिति है ये पता लगेगा। मतलब एक एडवांस टीम भेजी, साथ ही साथ विधायकों एक एडवांस टीम भेजी जा रही जो जाके आगे पानी की थाह ले। हाँ बिल्कुल, पानी की थाह लेने की भी एक्सरसाइज है, और जो विधायक हैं सांसदों को उनके बारे में भी फीडबैक मिलेगा, जो आगे अपने पार्टी संगठन को देंगे कि फला विधायक लोकप्रिय है, फला विधायक अलोकप्रिय है, फला विधायक की छवि ऐसी है। तो एक तरह से ये राजनीतिक कवायद है पूरी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय आज की परिचर्चा में मेरे साथ निकाला, एक दिलचस्प डिबेट निकल कर सामने आई। बहन भाइयों, आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।